गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह मैंने वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स का और उसके साथ साथ मैंने पूरे वीक का पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है 29 अप्रैल से 5 मई का। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 29 अप्रैल से 5 मई तक जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उसको क्विज की फॉर्मेट में देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसमें हम 50 से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मई 2024 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूनाइटेड नेशंस का इस तरीके का पहला सम्मेलन है इंटरनेशनल लेवल पर। किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेन लीडर था या किसकी लीडरशिप में ये हुआ था, तो ये इंडिया की लीडरशिप में आयोजित किया गया था, इसलिए हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए बेल्जियम का भी एक शहर है ब्रसेल्स, ये बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि पिछले महीने यहां पर फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ठीक है, ये अभी तक की पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट थी। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित की गई थी और ब्रसेल्स में ही किसका हेडक्वार्टर है? नेटो का हेडक्वार्टर भी आपका ब्रसेल्स में ही स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-ई 6 चंद्र जांच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये चांग-ई जो सीरीज है पूरी, ये सीरीज है आपकी चाइना की, ठीक है। तो चाइना इसको लॉन्च करने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मैंने आपको बताया था, ये अगर अर्थ है और ये आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा का केवल एक ही फेस, ठीक है, हमें पृथ्वी से दिखाई देता है क्योंकि दोनों एक ही स्पीड पे रोटेट करते हैं। इसलिए जो इसका बैक साइड होता है या फार साइड होता है, अवे साइड होता है, वो पृथ्वी से नहीं दिखता। लेकिन चाइना का जो ये मिशन है, ये इस अवे साइड में यानी इस वाली साइड में ही लैंड करेगा और यहां से सैंपल लेकर ये वापस आएगा। तो ये सैंपल रिटर्न मिशन इसको बोला जाता है। और इससे हमें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जो ग्रह बने हैं उसकी खोज में महत्वपूर्ण सफलता देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं सक्सेसफुल ये होता है या नहीं। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें पाकिस्तान का भी एक पेलोड है, ठीक है, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम है आई क्यूब, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये पाकिस्तान के द्वारा, इसमें ये एक तरह से सरफेस के फोटोज वगैरह क्लिक करेगा, एक कैमरा, आप इसे समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान का भी इसमें एक प्रोब है। आगे चलते हैं। इस देश ने अपने तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फूजियान का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो फूजियान भी जो आपका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये है आपका चाइना का। माफ कीजिए, इसमें ऑप्शन में मैंने गड़बड़ कर दी, यहां पर आप चाइना कर लीजिए, इसके लिए माफी चाहूंगा। चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास बात करें तो इंडिया के पास अपने अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक है INS विक्रमादित्य, दूसरा क्या है? INS विक्रांत, ठीक है। INS विक्रमादित्य जो ये रशियन बेस्ड है, ठीक है, या रशिया बेस्ड है, और ये हमने खुद डेवलप किया है, ये इंडियन है, INS विक्रांत। आगे चलते हैं। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग यानी इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने अप्रैल 2024 में एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, जहां पर इतिहास को आप भविष्य के लिए संजो कर रखते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये देखिए 1919 में बनी हुई एक काफी पुरानी संस्था है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, माफ कीजिए, यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया जिसे किसी भी समय उच्च प्रदर्शन वाली कैश रिसाइकलिंग मशीन यानी CRM में बदला जा सकता है? तो देखिए ये इस तरीके का भारत में पहला ATM है। नॉर्मल परिस्थितियों में ये ATM के रूप में काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे कैश रिसाइकलिंग मशीन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। बाहर थंबनेल में जो फोटो लगा है वो इसी का लगा है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज, क्योंकि पहला है इसलिए हमें याद रखना है। अप्रैल 2024 में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया? देखिए ये जैसे आप जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो वहां पर बैलेट यूनिट्स होती हैं,
कि कौन से नंबर पर किस प्रत्याशी को वोट देना है। उसी तरीके का एक ये डमी बैलेट बनाया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से IIT गुवाहाटी ने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं वोटर्स में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बैलेट यूनिट ले जाना संभव नहीं है और ये बहुत छोटी सी यूनिट है जो आपके हाथ में ले जाकर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के बीच में जागरूकता ये बढ़ाएगी। IIT गुवाहाटी ने इसको बनाया है 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से। भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यानी पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है, तो अब भारत में टोटल 17 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में किसको दिया गया है, तो हाल ही में ये IREDA को दिया गया है यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। वर्ष 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सबसे पहले लच्छू महाराज कौन थे, ये उत्तर प्रदेश के एक बहुत फेमस कथक डांसर है। कथक क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और ये किसको मिला है 2024 के लिए। 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी जी को ये दिया गया है। इस बार इनकी घोषणा 2015 से 2024 तक के लिए एक साथ की गई, यानी 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है टोटल अलग अलग सालों में। तो 2024 वाला मिला है पंडित राजेंद्र गंगानी को। इसके अलावा हेमा मालिनी जी को भी मिला है और इनके साथ साथ एक और बहुत फेमस है सायरा बानो जी, इनको भी ये दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और लखनऊ में ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे अगस्त में। 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का एकल जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये बी सेंथिल कुमार ने टाइटल जीता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए स्क्वैश से संबंधित एक और न्यूज है, जो हमारे बहुत फेमस स्क्वैश प्लेयर हैं सौरव घोषाल, ठीक है। सौरव घोषाल जी ने अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल स्क्वैश को अलविदा कह दिया, यानी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अगर आपसे पूछे सौरव घोषाल जी किस खेल से संबंधित है, स्क्वैश से संबंधित है। उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने हाल ही में द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का नवा संस्करण जीता है। तो देखिए आपने देखा होगा एक बुक की ज्यादातर पहचान उसके कवर से ही होती है, तो बुक जो कवर होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड जीता है इस बार भावी मेहता जी ने। कौन सी किताब के लिए, द बुक ब्यूटीफुल के लिए। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें सोलोमन आइलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मैंने जब करंट अफेयर्स कवर किए थे उसमें बाकायदा इसको मैप भी आपका दिखाया था। यहां पर आप देख सकते हैं ये है इसका मैप जो मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है। यहां पर इन दोनों के बीच में कोरल सी है, जहां पर आपको जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वाला हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। ये पैसिफिक ओशन है। इसकी जो राजधानी है वो है होनियारा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानेले जी बने हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, पहले देखिए ये डिजिटल मोड में जारी की गई थी, उस समय भी हमने कवर किया था। अब ये फिजिकल रूप में या नोट्स की फॉर्म में जारी कर दी गई है। तो ये है जिम्बाब्वे की। नाम क्या है, ZIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। एक गोल्ड बैग्ड करेंसी है, यानी गोल्ड आधारित मुद्रा है, क्योंकि जिम्बाब्वे काफी समय से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उससे निकलने के लिए यह मुद्रा जारी की गई है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने, जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत में UPI के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, उसने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, तो इन्होंने बैंक ऑफ नामीबिया, ठीक है, बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। अब इस कंट्री में यानी नामीबिया में ये UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करेगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो युवराज सिंह जी को यह बनाया गया है। टोटल अभी तक 3 ब्रांड एम्बेसडर इसके बना दिए गए हैं। एक युवराज सिंह है, इसके अलावा 2 हैं उसैन बोल्ट जो बहुत फेमस धावक रहे हैं, और दूसरे हैं क्रिस गेल, ठीक है। क्रिस गेल को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो टोटल तीनों आप याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। इससे संबंधित 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वो अभी जारी किया गया है। उसमें भारत की रैंक है 180 देशों में से 159।
पिछले साल भारत की रैंक 161 थी, इस बार भारत ने 2 रैंक का इंप्रूवमेंट इसमें किया है। बात करें अगर इसको टॉप किसने किया है तो नॉर्वे और डेनमार्क। नॉर्वे और डेनमार्क ने इसको टॉप किया है। सबसे बेकार रैंक इसमें माने 180 रैंक तो वो है एरिट्रिया की, जो एक अफ्रीकी देश है एरिट्रिया, उसकी रैंक इसमें 180वीं है। बात करें अगर जारी इसको कौन करता है तो इसको जारी करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये संस्था इसको जारी करती है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसकी थीम क्या रही वो नीचे अलग से प्रश्न डाला है, वो दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है तो वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल गया है। इससे पहले आपने देखा होगा फिडे का जो टूर्नामेंट होता है, जो चेस को मैनेज करने वाली संस्था है, इसके सबसे यंगेस्ट विनर कौन बन गए हैं तो डी गुकेश इसके सबसे यंगेस्ट विनर बन गए हैं। इससे पहले इसके सबसे यंगेस्ट या सबसे युवा विनर कौन थे, गैरी कैस्परोव। ठीक है, गैरी कैस्परोव जो रशियन एक ग्रैंड मास्टर बोले जाते हैं, बहुत फेमस प्लेयर थे, वो इनसे पहले सबसे कम उम्र में ये टूर्नामेंट जीतने वाले प्लेयर थे। डी गुकेश ने इनको पछाड़ दिया है। भारत की तरफ से इनसे पहले विश्वनाथन आनंद सर इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं, तो डी गुकेश आप याद रखिएगा, सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने फिडे का चेस टूर्नामेंट जीता था। भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है, यानी इन्होंने जो इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी बनाई है उसके लिए पेटेंट दे दिया गया है, यानी अब कुछ समय तक ये केवल इसको यूज करेगी संस्था और कोई इनकी इस डिजाइन को कॉपी नहीं कर पाएगा। आईआईटी पटना ने ये इन्वर्टर बनाया है। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक विभाग है, तो उसके नए डायरेक्टर या निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह जी को चुना गया है। भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले हमें स्मार्ट देखना होगा क्या है, तो स्मार्ट है आपका सबमरीन, माफ कीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो देखिए क्या होता है, जो मोस्टली आपकी सबमरीन वगैरह से या पनडुब्बी से जो मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं उसको टॉर्पीडो बोला जाता है, और ये डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है। देखिए पहले जो उप प्रमुख थे डी के त्रिपाठी। ठीक है, डी के त्रिपाठी अब क्या बन गए हैं, आपके नेवल चीफ बन गए हैं, यानी नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। तो अब जो खाली हुआ था उप प्रमुख का पद वो कृष्ण स्वामीनाथन जी ने भरा है, यानी नौसेना उप प्रमुख के रूप में कृष्ण स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। और चीफ कौन बने हैं, डी के त्रिपाठी जी। हाल ही में समाचारों में देखी गई सक्शगाम वैली का क्षेत्रीय विवाद किन दो देशों के बीच है। देखिए सक्शगाम वैली वर्तमान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। इंडिया इसको क्लेम करता है, लेकिन ये इलीगल रूप से 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया है। ठीक है, भारत इस पर अपना अधिकार जताता है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर पूरा इंडिया अपना क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने इसको इलीगल या अवैध रूप से कब्जा रखा है, तो उसी का एक ये हिस्सा है। इसके सियाचिन ग्लेशियर भी इसके पास पड़ता है, तो ये अभी वर्तमान में चाइना का हिस्सा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच या इंडिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच एक विवाद है। उच्चतम न्यायालय में हाल ही में किस राज्य को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया है। तो देखिए राजस्थान को यह निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अरावली पर्वतमाला लोकल क्लाइमेट को, बायोडायवर्सिटी को बहुत सपोर्ट करती है, तो इस एरिया में जो इलीगल माइनिंग चल रही है आप उसको रोकिए, ये कहीं ना कहीं लोकल इकोसिस्टम को खराब कर रहा है। आपको पता होगा अरावली की पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरीके से चलती है, गुजरात, राजस्थान और फिर दिल्ली तक ये आती है। अंतिम जो इसको दिल्ली रिज बोला जाता है, दिल्ली रिज, जहां पर आपकी हिल है रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स, जहां पर आपका क्या है, राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन आपका अरावली का जो लास्ट है बिल्कुल दिल्ली रिज वहां पर मौजूद है, तो इसको आप देख लीजिए। और ये देखिए दुनिया की ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं अपलाचियन से। ठीक है, अपलाचियन एक पर्वत श्रृंखला है अमेरिका में, अमेरिका के पूर्वी तट पर पड़ती है। वो कुछ कुछ इसके जैसी लगती है क्योंकि ये भी काफी पुरानी है और वो भी काफी पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने हाल ही में ऑडिट क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू थे और नेपाल के उनके समकक्ष थे, इन दोनों ने मिलकर ये साइन किया है। तो नेपाल के साथ हमने ये समझौता किया है। कैग की अगर बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत बनाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपने प्रदेश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। नाम याद रखिएगा, नक्षत्र सभा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पूरे देश में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसके प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने मंकी पॉक्स के कारण होने वाली जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, हम कह सकते हैं जो मौतें वहां पर हो रही हैं, उसको देखते हुए एक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित किया है। हाल ही में भारत के किस संगठन ने स्वच्छ खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया? तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नाडा जो है भारत में डोपिंग वगैरह के केसेस को देखती है। इसमें ये प्रमोट किया गया कि आप ईमानदारी से खेलिए, स्टेरॉइड्स वगैरह का या सप्लीमेंट्स का यूज ना कीजिए और अपना जो नेचुरल आपकी ग्रोथ है उसको कीजिए और उस पर भरोसा रखिए और उसके तहत ही आप खेलों में ईमानदारी का परिचय दीजिए। तो प्ले ट्रू कैंपेन नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनॉग्रेट या स्टार्ट किया था। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो ये पेंशन विभाग ने भविष्य के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, रिटायर्ड लोगों के लिए ये है। हाल ही में एसडीजी का स्थानीयकरण यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें, यह शीर्षक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो देखिए ग्रीन ऑस्कर इसको बोला जाता है और ये इन्हें सेकंड टाइम मिला है। इससे पहले 2017 में इनको ये अवार्ड मिल चुका है। इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की एक पर्यावरण संरक्षण करता है और स्पेशली ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ठीक है, ये एक पक्षी है जिसको हरगिला सारस, ठीक है, हरगिला सारस भी इसको बोला जाता है। इसके कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल निभा रही है और भारत और कंबोडिया यहां पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो दोनों ही क्षेत्र देशों में ये लगातार इसके लिए काम कर रही हैं और इसके लिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। असम से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसी तरीके का देखिए ये ग्रीन ऑस्कर है और दूसरा कौन सा था? ग्रीन नोबेल। ठीक है, ग्रीन नोबेल किसको मिला है अभी, जिसका नाम हम मानते हैं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड, वो किसको मिला है? वो आलोक शुक्ला जी को मिला है एशिया से। ठीक है, वो कॉन्टिनेंट के हिसाब से दिया जाता है, यूरोप, अफ्रीका, तो एशिया से मिला है आलोक शुक्ला जी को। इन्होंने छत्तीसगढ़ वन बचाओ या छत्तीसगढ़ में एक फॉरेस्ट है हसदेव फॉरेस्ट, ठीक है, हसदेव फॉरेस्ट को बचाने में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। तो आलोक शुक्ला और पूर्णिमा देवी बर्मन दोनों को याद रखिए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के खोजकर्ताओं ने मेघालय की किस पहाड़ियों में प्राचीन जीवाश्मों की खोज की है? तो दक्षिण गारो हिल्स या साउथ गारो हिल्स में इन्होंने ये पाया था। मेघालय इस तरीके से है, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतियां, ये तीन पहाड़ियां एक लाइन से हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो गारो जो हिल्स हैं उसके दक्षिणी भाग में हमें प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, गारो हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है या सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है नॉकरेक। ठीक है, और नॉकरेक आपका एक नेशनल पार्क भी है और नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैव मंडल अभ्यारण्य भी है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। तो नॉकरेक आप याद रखिएगा मेघालय में स्थित है, गारो पहाड़ियों के ऊपर। हाल ही में समाचारों में देखी गई अजरख कपड़ा शिल्प मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है अजरखपुर। ठीक है, अजरखपुर, वहां की एक पेंटिंग है या आप कह सकते हैं ब्लॉक पेंटिंग से तैयार किया जाने वाला कपड़ा है। ठीक है, नॉर्मल कपड़ा आता है, उसके बाद जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं उसकी हेल्प से इसके ऊपर रख रखकर पेंटिंग की जाती है और एक शानदार टेक्सटाइल तैयार किया जाता है। ये चर्चा में क्यों है अभी? जो कंट्रोलर जनरल ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट
और डिजाइन होते हैं उनके द्वारा इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो अजरक कपड़ा शिल्प आप याद रखिएगा, गुजरात के अजरकपुर गांव से आता है, कच्छ जिले से ये आता है। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है? तो ये दुबई में हो रहा है। दुबई में देखिए ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा दो चीजें अभी बहुत चर्चा में है। एक यहाँ पर प्रदर्शनी हुई थी गेटेक्स 2024, इसका पूरा नाम है ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन। ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी हुई थी, ये दुबई में ही आयोजित की गई थी। इसके अलावा वर्ल्ड आर्ट फेयर 2024, विश्व कला मेला 2024, ये भी दुबई के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, ये कल ही शुरू हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। भीमताल झील जो हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार इस समय आग लगी हुई है और ये चर्चा में क्यों था? वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने अभी भीमताल झील से पानी उठाकर या एयरलिफ्ट कर कर पानी जंगल की आग बुझाने में उसका यूज किया था, इसलिए भीमताल झील आपकी चर्चा में थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? ऊपर हमने देखा था कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम है वो पर्यावरण के ऊपर है, यानी अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी जिस पर्यावरण के क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं उसके दूर करने में या उसको दूर करने में मीडिया या जर्नलिज्म कैसे मदद कर सकता है। तो अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भ्रामक विज्ञापन के कारण 14 पतंजलि उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? तो ये उत्तराखंड सरकार ने निलंबित कर दिए हैं। हाल ही में खबरों में रहा हिंगलाज माता मंदिर किस देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर ये पाकिस्तान में स्थित है। हाल ही में किस देश में मैरिजुआना को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है? देखिए अभी तक ये शेड्यूल 1 में है, यानी इस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। अब इसको अमेरिका ने शेड्यूल 3 में, जिसको थोड़ा सा कम प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या उसमें वर्गीकृत करने की बात की है। तो ये यूएसए ने ऐसा करने की बात की है, शेड्यूल 1 से शेड्यूल 3 में इसको भेजने की बात की है। हाल ही में किस संगठन ने भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हिम नदी झीलों के विस्तार पर उपग्रह डेटा आधारित विश्लेषण किया है? तो इसरो ने यह सैटेलाइट इमेज के थ्रू विश्लेषण किया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में यूएसए की क्रिकेट टीम के लिए कौन सी कंपनी मुख्य प्रायोजक होगी? तो यूएसए और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, इन दोनों के लिए भारत का जो डेयरी ब्रांड है अमूल, वो इनकी जर्सी को स्पॉन्सर करेगा। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मौसमी चक्रवर्ती को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। आईसीसी द्वारा कैरिबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग और यूएई में फ्रेंचाइजी आधारित लीग में मैच फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस देश से खेलते हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। 5 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया है आईसीसी ने, क्योंकि इनको मैच फिक्सिंग में लिप्त पाया गया था। भारत 20 से 30 मई 2024 तक किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक यानी ATCM 46 और पर्यावरण संरक्षण समिति यानी CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे पूछेगा जरूर। ये केरल के कोच्चि में ये मीटिंग दोनों आयोजित की जाएंगी। आगे चलते हैं। भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो पहले भी ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट था, अब इसको रिन्यू किया गया है। तो इंडिया बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट हैं, ऑफिसर हैं, उनको ट्रेन करेगा 2025 से 2030 तक। हाल ही में कौन सा देश आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है? अभी तक इस देश में जो व्हीकल इंपोर्ट है इन्होंने कुछ समय के लिए रोक रखे थे, अब ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीलंका ने यह बैन हटाने की बात की है। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है? बहुत न्यूज में है। तो इराक ने यह कानून पारित किया है। ठीक है, इराक ने, इसमें वैसे तो 10 साल की सजा का आरोप प्रावधान है, लेकिन मैक्सिमम वो 15 साल तक भी आपकी जा सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया है। हाल ही में ब्रू समुदाय ने पहली बार किस राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया है? तो इन्होंने त्रिपुरा से मतदाता के रूप में पहली बार भाग लिया है और ये एक
पीवीटीजी है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी जनजातियों में भी अति पिछड़ी जनजाति इनको माना जाता है। भारत में टोटल 75 इस प्रकार की जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा हमें मिलती हैं उड़ीसा में। ठीक है, इसके अलावा देखिए पहली बार ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें निकोबार द्वीप समूह में आपको पता होगा कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर आपका ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है, उसने भी पहली बार अभी लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सी वो जनजाति है, प्लीज इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। हाल ही में किस आईआईटी को अपने लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो आईआईटी पटना को यह पेटेंट मिला है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस शहर में भारत का पहला संविधान पार्क खोलने के लिए सहयोग किया? तो यह पार्क इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। तो पुणे में भारत का पहला संविधान पार्क बना है। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन समूह ने मिलकर इसको डेवलप किया है। हाल ही में खबरों में दिखे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राजा रवि वर्मा जी एक बहुत फेमस पेंटर थे। ठीक है, अभी इनकी केरल में एक पैलेस है, वहां पर इनकी एक पेंटिंग है इंदु लेखा। ठीक है, इंदु लेखा की ओरिजिनल जो प्रति है उसको दिखाया गया था, इसलिए ये चर्चा में थे। तो ये चित्रकारी और कला से संबंधित है। इंदु लेखा पेंटिंग है वो राजा रवि वर्मा की ही पेंटिंग है। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स समिट, यानी जो बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है या खनिज है उससे संबंधित एक समिट आयोजित की गई थी, कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी नई दिल्ली के लोधी एस्टेट में। ठीक है, नई दिल्ली में। इसमें भारत ने 8 जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उसके ऊपर फोकस करने की बात की है कि हम इसमें रिसर्च करेंगे और कैसे इनको देश की प्रगति में हम इन मिनरल्स का यूज कर सकते हैं, या इकोनॉमी को बढ़ाने में कैसे इन मिनरल्स का यूज हम अलग अलग सेक्टर्स में कर सकते हैं, उसकी बात भारत सरकार ने की है। तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी इंटरनेशनल कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 का विषय क्या है? तो सबसे पहली बात तो कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। कौन सा संस्करण था इसका? इसका ये 6वां या 6th एडिशन था, और इसका जो मेन फोकस एरिया इस बार था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, यानी इन्वेस्ट टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो, ये इसका इस बार विषय था। हाल ही में हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां किस देश द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो चीन ने 8 पनडुब्बी देने की बात की है हैंगर क्लास की, किसको? पाकिस्तान को। तो चीन ने अभी पहली पनडुब्बी श्रेणी की लॉन्च कर दी है। केरल में किस कंपनी के विजिंझम पोर्ट को हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो पहली बात, विजिंझम पोर्ट कहां पर है? ये केरल में स्थित है। किसका पोर्ट है? अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का ये पोर्ट है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। वर्तमान में क्या समस्या आती है? जो बड़े शिप्स से छोटे शिप्स में कार्गो ट्रांसफर किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट। भारत वर्तमान में श्रीलंका और सिंगापुर के पोर्ट के लिए या बंदरगाहों पर निर्भर है इस चीज के लिए। ये पोर्ट बनने के बाद, जिसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अदानी ने किया है, इसके बनने के बाद भारत की दूसरे देशों पर ट्रांसशिपमेंट के लिए निर्भरता कम हो जाएगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का हिस्सा बढ़ेगा। तो ये आप याद रखिए। इंडिया टुडे के एआई न्यूज एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है। इस एंकर का नाम क्या है? तो सना। ठीक है, सना आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है इंडिया टुडे ग्रुप की। इनको अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस देश ने कामिकेज नाम से एक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है, ठीक है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग 1 दशक के बाद अपनी पहली जनगणना शुरू की है? तो एक यूरोपियन कंट्री है कोसोवो। ठीक है, कोसोवो ने लगभग 10 साल के बाद अपनी पहली जनगणना शुरू की है। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत फेमस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है शेन वॉटसन, वो इस किताब के लेखक है। ओकावांगो डेल्टा हाल ही में खबरों में था, यह कहां पर स्थित है? तो ओकावांगो जो डेल्टा है ये बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है, ओकावांगो एक रिवर है, इसका डेल्टा बोत्सवाना में बनता है। चाकीसारस नेकुल नामक मध्य आकार के शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म किस देश से पाया गया है? तो अभी अर्जेंटीना में इस मध्यम आकार के डायनासोर के जीवाश्म अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, तो नीचे मैंने कुछ ऐसे 2 पॉइंट डाल दिए, एक तो हाल के पुरस्कार डाल दिए और नवनियुक्त प्रधानमंत्री डाल दिए, इनको आप देख लीजिएगा। तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स थे जो इस पूरे हफ्ते चर्चा में रहे हैं।
आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।